जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीके एमसीक्यू 2020 में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी से 500 प्लस महत्वपूर्ण सेलेक्टिव प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके इंडियन पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम 250 प्रश्न देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और अगले सीरीज में हम 250 प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हूं, वहां से आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर है कोलकाता में। कब किया गया था? 1774 में। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कितने हुए? तो 6। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब और क्यों हुआ था? तो 1927 में भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए इसका गठन हुआ था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर BN राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो राइट आंसर है 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान निर्माण में विधानसभा को कितने टाइम लगा? तो टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टाइम लगे थे। यानी संविधान निर्माण में टोटल टाइम लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। और ये पूर्णतः लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सलाहकार समिति के सदस्य कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के सदस्य थे और झंडा समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद आता है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति निषेध तत्व कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपकी इंडियन पॉलिटी से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे इसी वीडियो से बनेंगे। उसने भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन की प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान का संशोधन। और आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकाल का उपबंध को लिया गया है। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है कनाडा से लिया गया है। अब अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपको इसमें डाउट नहीं रखना, एक मौलिक कर्तव्य है और एक मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया और जो मौलिक कर्तव्य था वो रूस से लिया गया था, ये ध्यान रखना है। एक और ये नोट आपको ध्यान रखना है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया ये ब्रिटेन से है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया। इनमें डाउट रहता है, तो ये आपको पक्का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और अभी वर्तमान में कितनी है? 12 है। भारतीय संविधान में नए राज्यों का गठन का प्रावधान कौन सी अनुसूची से लिया गया है? तो प्रथम अनुसूची से लिया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम, उनके राज क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान के कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1985 में। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और जो इसका नाम बदल के रख दिया गया, दल बदल विरोधी कानून इसको रखा गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा इसे शामिल किया था। और ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन केसी वियर का है। भारतीय संविधान कैसा है? तो ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है।
है कि भारत को संघात्मक राज्य किसने कहा है? तो केसी वीयर ने भारत को संघात्मक राज्य कहा है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है प्रमुख स्रोत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। कौन? रेलवे पुलिस। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। क्या? कृषि। अगला प्रश्न, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। क्या? पंचायती राज। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? तो टोटल 100 विषय है संघ सूची में। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय है? तो 61 विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 52। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जो उद्देशिका है इसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से क्या क्या संबंधित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये सारे संबंधित है 1917 की रूसी क्रांति से। किस वाद में यह अवधारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि जो उद्देशिका है संविधान का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के सिद्धांत है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता मिलता है क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है भारत के लोक शब्दों से, इसीलिए यह क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। समाजवादी, अखंडता और पथ निरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था। कौन कौन सा शब्द? समाजवादी को, अखंडता को और पथ निरपेक्ष को, ये तीनों शब्द को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को राजनीतिक मंत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह किस मद में व्यक्त किया था? तो बेरूबारी संघ मामले में 1960 में बताया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर का ये विचार है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये संसद को अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है।
लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 सीटें आरक्षित की गई है। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इनका विभाजन हुआ था। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पे, यानी भाषा के आधार पे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बन गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत को कैसे भारत में शामिल किया गया था? तो जनमत संग्रह के आधार पे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रश्न सारे सेलेक्टिव लिए गए हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद को किस प्रकार भारत में शामिल किया गया था? तो सैनिक कार्रवाई के आधार पर हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को भारत में किस प्रकार शामिल किया गया था? तो विलय पत्र के हस्ताक्षर करके। असम तथा नागालैंड विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1969 में असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन्हें विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1972 में। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? एक परित्याग के आधार पर समाप्त हो जाती है, प्रवासन के आधार पर और वंचना के आधार पर, यानी 3 आधार पर जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? लगातार अगर 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं तो नागरिकता हमारी समाप्त हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पे मनाया जाता है। लक्ष्मी मॉल सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो दोहरी नागरिकता से है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा जा सकता, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से 12 से 35 अनुच्छेद ये सारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 13 है, इसका मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो 14 से 18 में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म आधार पर विभेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में ये सारा बताया गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंश से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 19 में ये किया गया है, वाक्य की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19A में ये अंतर्निहित है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं प्रश्न अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष
क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। फ्रेंड्स, अभी हम जितने भी अनुच्छेद डिस्कस कर रहे हैं ये सारे अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी अनुच्छेद से हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26, 27, 28, ये जो चारों अनुच्छेद है इसमें धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में और 24 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में बताया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? तो केशवानंद भारती केरलवाद 1973 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की जा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद जो 21 से व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है और किसमें है? भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समान कार्यों के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समवर्तन से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 51 है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसने दिया था? तो ये केटी शाह ने दिया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये वाद योग्य नहीं है। प्रश्न डायरेक्ट यही से बनते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये वाद योग्य है या नहीं, तो आपको आंसर लगाना है नहीं। अगला आपको ध्यान में रखना है कि जो समान आचार संहिता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, लेकिन जो नागरिक संहिता है ये इसका भाग है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों को स्थान या वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में दिया गया है।
पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीव का रक्षा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में ये सारा दिया गया क्या? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। 145 प्रश्न है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45 में दिया गया है। फ्रेंड्स, जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब किए गए थे? तो 1976 में। भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो ये नैतिक कर्तव्य माना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है या वन्य जीव का संरक्षण है, ये भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में ही आते हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? तो केवल भारतीय नागरिकों पे लागू होता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ऐसा कहा है। जनहित याचिका का जनक सर्वोच्च न्यायालय ने किसको कहा है? तो मुख्य न्यायाधीश PN भागवती को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? जनहित याचिका का जनक। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4A है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की अर्हताएं दी हुई है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो यह होता है अप्रत्यक्ष मतदान से इनका जो निर्वाचन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करता है? तो राज्यसभा करता है, लोकसभा करता है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, ये सारे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए? तो कम से कम 50 निर्वाचन सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य के मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो यदि वो विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब वो पात्र नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वो उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता? तो वो है राज्य के विधानसभाएं, ये राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकती। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपना सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अभिभाषण तैयार करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित निर्वाचन की पात्रताएं निर्धारित करता है?
तो अनुच्छेद जो 57 है ये निर्धारित करता है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में ये बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 72 में दिया गया है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड देने के मामले में क्षमादान करने की शक्ति तो प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है अथवा वो पद को त्याग कर देता है अथवा उसे पद से हटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो उसकी रिक्तियां है वो 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सारे पॉइंट है राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर यह लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी बिट्टो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में जेबी बिट्टो का प्रयोग किया था। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब उस पद की कार्यवाहक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह कथन किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं और श्री रामनाथ कोविंद, ये दोनों बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो एक अधिनियम बन जाता है। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्षों का होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी हुई है? तो डॉक्टर APJ कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिन M हिदायतुल्लाह ये राष्ट्रपति के पद पे कार्य किए थे। श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा इनका क्रम था? तो ये 14वां क्रम था। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है ये राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है और जो भारत का राष्ट्रपति है ये संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। अगला पॉइंट है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार उसको प्राप्त है, यानी वो उसको रोक सकता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार नहीं देता है। और अगला पॉइंट ये है कि अगर धन विधेयक पूर्ण विचार हेतु लौटाने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास नहीं है।
कहने का मतलब ये हो गया कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो ये उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन का सदस्य भाग नहीं लेते? तो जो विधान परिषद के सदस्य है इसमें भाग नहीं लेते। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अब उपराष्ट्रपति का वेतन किस पे भारी है? तो वो है भारत की संचित निधि पे ये भारित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। किस अनुच्छेद में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद 69 में क्या है? तो 69 बताता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी शपथ के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो ये लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है, ये बताता है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद के आकार और उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण के बारे में बताता है। कौन? तो अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो ये विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में अकस्मात निधन हुआ है? तो लाल बहादुर शास्त्री का विदेश में अकस्मात निधन हुआ है। अपने प्रतिनिधित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था? तो चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है।
संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके आवेदन पर आधारित था? तो गोपालास्वामी अयंगर। भारत से संबंधित अधिकारी दस्तावेज क्या है? तो श्वेत पत्र जो है वो भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उस सदन का सदस्य है तो क्या वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत दे सकेंगे? तो नहीं दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन से हैं? तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महाधिवक्ता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों भारत के विधि अधिकारी है। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो एम.एस. सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है, ये कानूनी विषयों पर भारत सरकार को परामर्श देते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का होता है। महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत्त पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्त पद धारण करता है। सोलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो महान्यायवादी के जो अधीनस्थ होते हैं वो होते हैं सोलिसिटर जनरल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल जी हैं। महान्यायवादी पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद के बारे में बताया गया है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये उपस्थित रहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन होता है? तो ये होता है लोक लेखा समिति का। केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो ये भारत के संचित निधि पे भारित होते हैं। लोक निधि का मुख्य अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष का चयन किनके द्वारा होता है? तो ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के बारे में बताता है। संविधान की 4थी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है? राज्यसभा में स्थान के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार और उन व्यक्तियों को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए।
राज्यसभा का अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा का सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो 1/10 होती है। अगला और लास्ट प्रश्न, संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो भारतीय चुनाव आयोग इसके लिए उत्तरदायी होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले सीरीज में 250 प्रश्नों के साथ, जिसमें पूरे पॉलिटी को हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।